So come and play now. I know just a game now. Hey now, I'm about to show you how. Lay down. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार यादव। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के अध्याय 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ के कणों की अभिलाक्षिक गुण, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव, पदार्थों के गुण, वाष्पीकरण को प्राप्त करने वाले कारक, और आखिरी में पढ़ेंगे हम मूल राशियां और उनके मूल मात्रा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पदार्थ। पहला टॉपिक है, ठीक है। तो पहले टॉपिक में हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि विज्ञान के प्रारंभिक विकास के दिनों में ऐसा माना जाता था कि पदार्थ को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। अर्थात जो पदार्थ रहता है वो अविनाशी होता है। इसे अविनाशिता का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु को मानी गई है। ठीक है। जब बहुत सारे परमाणु इकट्ठे होते हैं तो वो निर्माण करते हैं किसका? अणु का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अणु आपस में मिलेंगे और वो निर्माण करेंगे किसका? वो निर्माण करेंगे पदार्थ का। ठीक है। तो जो पदार्थ रहता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है आपके अणुओं से मिलकर बना होता है। और जो अणु रहता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो बने होते हैं आपके परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो अगली स्लाइड पे है अपना पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस होती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। पहला है ठोस। तो जो ठोस होते हैं इनके आकार, द्रव्यमान और इनका आयतन निश्चित होता है और इनमें अंतराण्विक दूरियां काफी कम होती हैं। ठीक है। और इनमें उच्च अंतराण्विक बल प्रबल होता है। इनके अवयवी कण, परमाणु हुए, अणु हुए अथवा जो आयन रहते हैं वो अपनी स्थितियों में निश्चित होते हैं, मतलब उनकी स्थितियां कभी भी नहीं बदलती। और इनके जो कण रहते हैं केवल अपनी जो मूल स्थिति रहती है उसी के चारों तरफ दोलन करते रहते हैं या गति करते रहते हैं। ठीक है। ठोस के कुछ उदाहरण ले सकते हैं अपन: पुस्तक, पेन, टेबल, पत्थर इत्यादि। ठीक है। अब जो ठोस रहता है ये एक दिशा में गति करता है, अर्थात इसकी जो गति रहती है वो एक विमीय गति होती है। जैसे ये पत्थर है, इसको हमने क्या किया? फेंका। इस ओर हमने बल लगा कर फेंका, तो जो पत्थर रहेगा वो आपका इस ओर ही जाएगा। ठीक है। अतः जो ठोस रहता है उसकी जो गति रहती है वो एक विमीय गति होती है। ठीक है। अगली अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी अगली अवस्था कौन सी है? हमारी अगली अवस्था है द्रव। ठीक है। तो द्रव क्या कहलाता है? द्रव एक कण दूसरे को आकर्षित करना। द्रव के जो कण रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और द्रव के कणों के मध्य में क्या होता है? थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है, मतलब इनके जो अणु रहते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं ठोसों की तुलना में। ठीक है। द्रव के कण रहते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। इसके कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम: पानी, मिट्टी का तेल इत्यादि। ठीक है। अब इसकी गति के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो जो आपके द्रव रहते हैं, जैसे आपका ये पानी है, हमने यहाँ पे पानी को गिराया, तो जो आपका पानी रहेगा वो एक्स डायरेक्शन मूव करेगा और वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। जो आपका पानी रहेगा वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा और वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। अतः जो द्रव रहती है उनकी गति द्विविमीय गति होती है। ठीक है। अगली पे आते हैं। अगला अवस्था है हमारी गैस। ठीक है।
तो गैस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो गैस के जो अणु रहते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, मतलब उन्हें जहाँ भी कोई जगह मिलती है तो वे उस स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। गैसों में द्रव्यमान होता है, इनके अणु द्रवों और ठोस पदार्थों की तुलना में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब गैसों का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, मतलब इनका जो आयतन रहता है और जो आकार रहता है वो निश्चित नहीं होता है ना। अब इन्हें दबाकर मतलब अगर इन्हें हम प्रेस करेंगे या दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि इनका जो आयतन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। गैसों को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है, गैसों जैसे हम गैसों का द्रवण कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास गैस है, अगर आप उसको ज़्यादा ऊर्जा दोगे तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि जो आपकी गैस रहेंगी वो द्रव अवस्था में आ जाएगी। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन इत्यादि, ठीक है। अब जो आपकी गैस रहती है इसमें कौन सी गति होती है आपकी, इसमें होती है आपकी त्रिविमीय गति, एक्स, वाई और जेड अक्ष पे। यहाँ पे जैसे गैस का कोई मॉलिक्यूलर है तो जो गैस का मॉलिक्यूलर है वो एक्स अक्ष पे भी जा सकता है, वाई पे भी जा सकता है और जेड अक्ष पे भी जा सकता है, ठीक है। इसकी चौथी अवस्था है पदार्थ की प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। जब हम गैसीय पदार्थ को गैसीय अवस्था में और अधिक ऊर्जा देते हैं तो वह इसके परमाणु से घटक कणों, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे पदार्थ आयनीकृत हो जाता है। इस प्रकार हमें परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा आवेशित कणों की एक गैस मिलती है। इसे हम पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे आप हमारे पास एक गैस है, हम उसे क्या करेंगे कि और अधिक ऊर्जा देंगे। जैसे ही हम उसको ऊर्जा देंगे तो ये क्या होगा कि अपने घटक कणों में वियोजित हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन रहेंगे वो आवेशित कणों की एक गैस के रूप में मिलती है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, किसका डायग्राम है, प्लाज्मा का डायग्राम है, ठीक है। ठीक है, अब हम पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बात करते हैं। पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टाइन संघनन। बोस-आइंस्टाइन द्रव या बोस-आइंस्टाइन संघनित पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें बोसॉन की तनु गैस को परम शून्य 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बहुत निकट के ताप तक ठंडा कर दिया जाता है। पदार्थ की इस अवस्था की सबसे पहले भविष्यवाणी 1924 और 25 के मध्य सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, ठीक है। तो अब जो आपका ये यहाँ पे कण दिखा रहा होगा बोसॉन, ठीक है। तो बोसॉन वह कण है, क्या होता है कि जब परमाणु को वियोजित करते हैं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में वियोजित हो जाता है। अगर हम क्या करें कि इसमें से प्रोटॉन की टक्कर प्रोटॉन से करा दें, तो जैसे ही प्रोटॉन की टक्कर प्रोटॉन से कराएंगे तो हमें बोसॉन नामक कण प्राप्त होगा, ठीक है। अगला है हमारा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में सबसे पहले रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, अर्थात पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तापमान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है तथा तापमान के घटने के साथ साथ घटती जाती है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा चौथा हेडिंग है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ क्या करता है कि अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे आपने देखा होगा पानी, तो जो पानी रहता है वो बर्फ में बदल जाता है और जो बर्फ रहती है वो फिर से पुनः पानी में बदल जाती है। जब हम पानी को अत्यधिक गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। जैसे ही आपने देखा होगा कि जो चाय रहती है, तो जब चाय गर्म रहती है तो अगर चाय की केतली में अगर हम अपना हाथ ऊपर से ऐसा रखेंगे तो उसकी जो वाष्प रहेगी चाय की वो हमारे हाथों पर आ जाती है, ठीक है। तो जो जल रहता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पढ़ लेते एक बार। पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, जैसे कि जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस को द्रव में तथा द्रव को गैस में बदला जा सकता है, जैसे कि जल ठोस, बर्फ तरल या द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है, अर्थात जल पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है।
अगला टॉपिक है हमारा तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो तापमान का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। अगर हम क्या करें कि उसको ज़्यादा ऊर्जा देंगे, मतलब ज़्यादा उसका तापमान बढ़ा देंगे, तो जैसे हम पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो पदार्थ के कण रहेंगे वो गति करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जैसे उसका तापमान कम कर देंगे तो उनकी जो गति रहेगी अणुओं की वो क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अतः ताप बढ़ाने से पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटाने से पदार्थ की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। अगला हमारा छठवां, ताप परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर या पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दाब के कारण उस पदार्थ के कण आपस में पास पास आ जाते हैं। और जैसा हमने ऊपर पढ़ा है कि पदार्थ के कणों की मध्य की दूरी परिवर्तित होने के कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे हमने पढ़ा है ठोस, द्रव और गैस में कि अगर हम क्या करें कि उनके कण के मध्य अगर दूरी परिवर्तित हो जाती है तो उनकी अवस्थाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे क्या है कि कण काफी पास पास है, तो जब कण काफी पास पास होता है तो वो ठोस अवस्था में होता है। अगर उसके कण थोड़े थोड़े दूर हैं तो वो द्रव अवस्था में होगा। अगर उसके कण स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं तो वो गैस अवस्था में होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पदार्थों के गुण के बारे में। तो पदार्थ का जो पहला गुण है वो है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या कहलाता है कि जब हम किसी वायु का तापमान अधिक होता है वह अपने अंदर कम तापमान की तुलना में अधिक नमी धारण करने की स्थिति में होती है। यही कारण है कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। क्या सीधी सी बात है कि जैसे महासागर हुए, नदियां हुए, इनका पानी क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में क्या होता है, वाष्पित होकर बादल बनाता है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थों का अगला गुण है घनत्व। तो घनत्व क्या कहलाता है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। इसे रो या स्मॉल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। यह इंगित करता है कि कोई पदार्थ कितनी अच्छी तरह सजोया हुआ है। जैसे डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन बी। डी क्या है यहाँ पे, डी घनत्व है, एम उसका द्रव्यमान है और वी क्या है, उसका आयतन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है हमारा गलनांक। तो गलनांक क्या कहलाता है, गलनांक का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास बर्फ है तो बर्फ को क्या करें कि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दें तो जो आपका बर्फ रहेगा वो पानी में बदलना शुरू कर देगा, जिसे हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका हिमांक। तो हिमांक क्या कहलाता है, जो पानी है अगर हम उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ले जाएं तो जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आएगा तो वो जमना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। दोनों पॉइंट फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। गलनांक, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रव्यमान वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे जल का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -273.15। दूसरा है हिमांक, वह ताप जिस पर किसी द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है वह द्रव का हिमांक कहलाता है। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को कौन कौन से ऐसे कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पहले जल की उपलब्धता, ठीक है। तो जल्दी से बात करते हैं जल की उपलब्धता। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी। जैसे कि क्या होता है, जो महासागर रहते हैं या जो नदियाँ रहती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वाष्पीकरण रहता है वो अधिक मात्रा में होता है, जबकि स्थल भागों या महाद्वीपों में क्या होता है, जो आपका वाष्पीकरण रहता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा तापमान। हम जानते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक नमी धारण कर सकती है, अतः जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है वह अपने अंदर कम तापमान की तुलना में अधिक नमी धारण करने की स्थिति में होती है। यही कारण है कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः गीले कपड़े सर्दी की तुलना में गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। मतलब इसका क्या है कि जब कहीं भी तापमान ज़्यादा है तो जैसे ही तापमान ज़्यादा होगा तो उसकी नमी धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, और तापमान कम है तो उसकी नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही कम होगी, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हमारा अगला है वायु की नमी। तो वायु की नमी क्या कहलाती है, जरा देख लेते हैं।
तो यदि किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक है तो वह कम मात्रा में अधिक नमी धारण कर सकती है। इसके विपरीत यदि सापेक्ष आर्द्रता कम है तो अधिक मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण अधिक तेजी से होगा। वायु की शुष्कता भी वाष्पीकरण की दर को तेज करती है। वर्षा वाले दिनों में वायु में अधिक नमी होने के कारण गीले कपड़े देर से सूखते हैं। चौथा है पवन। हवा भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। यदि वायु शांत है तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होते ही संतृप्त हो जाएगी। वायु के संतृप्त होने पर वाष्पीकरण रुक जाएगा। यदि वायु गतिशील है तो वह संतृप्त वायु को उस स्थान से हटा देता है। इसके स्थान पर कम आर्द्रता वाली वायु आ जाती है। इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया फिर प्रारंभ हो जाती है और तब तक होती रहती है जब तक संतृप्त वायु पवन द्वारा हटाई जा रहती है। तो क्या होता है कि जैसे मतलब हवा अगर आपकी मंद गति से बह रही है तो वहां पर वाष्पीकरण की दर कम होगी। अगर आपकी हवा तीव्र गति से बह रही है तो वहां पर वाष्पीकरण की दर भी तीव्र होगी। ठीक है, आगे के टॉपिक में बात करते हैं। आगे हमारा बादलों का आवरण। तो अगला जो कारण है बादलों का आवरण, जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, मेघ आच्छादन और विकिरण में अवरोध डालता है और किसी स्थान की वायु के तापमान को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मूल राशियां, उनके मूल मात्रा। राशि, मात्रक और प्रतीक। पहले राशि की बात करें, तापमान, इसका मात्रक क्या होता है केल्विन और प्रतीक क्या होता है के। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर और इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम। सन्निहिति या द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम और इसका प्रतीक होता है केजी। भार, इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका प्रतीक होता है कैपिटल एन। आयतन, इसका मात्रक होता है घन मीटर और इसका प्रतीक होता है मीटर के ऊपर 3 की घात। घनत्व, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर और इसका प्रतीक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम बटे में मीटर के ऊपर 3 की घात। और दाब, जिसका होता है पास्कल, जिसे हम पीए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम विज्ञान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला तथ्य है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है तथा इसकी रफ्तार 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। अब आपको मालूम होगा कि जो 1 मील रहता है वो बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। दूसरा पॉइंट इसका, धरती 1000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूमती है। धरती के अंतरिक्ष में सूर्य के इर्द गिर्द घूमने की रफ्तार 67,000 मील प्रति सेकंड होती है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।